हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हम लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों वेक्टर कैलकुलस। ठीक है। तो दोस्तों, आप क्लास 12 तक वेक्टर चैप्टर को पढ़ चुके हैं कि वेक्टर के बारे में क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या ऑपरेशंस होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब वेक्टर के बारे में दोस्तों आप सब कुछ पढ़ चुके थे। ठीक है। लेकिन दोस्तों, इंजीनियरिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है। इंजीनियरिंग के अंदर दोस्तों आपको पढ़ना होता है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है। इसमें दोस्तों जो कैलकुलस है वो ऐड हो जाता है। और कैलकुलस का मतलब दोस्तों आप जानते हैं, कैलकुलस के अंदर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को सीखते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों जो वेक्टर कैलकुलस है इसके अंदर हम देखने वाले हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस, ये दो चैप्टर से मिलकर बना है, जो कि वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है। तो दोस्तों हम पूरा का पूरा चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम देखने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब दोस्तों आज वेक्टर का जो पहला लेक्चर है ना, इसलिए हम इसे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे ग्रेडियंट को, और उसके बाद देखेंगे हम दोस्तों एंगल बिटवीन टू सरफेस। ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यह देखना पड़ेगा कि वेक्टर कैलकुलस के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो देखिए हमारे पास पूरा जो सिलेबस है दोस्तों वेक्टर कैलकुलस का, उसको हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आज के अंदर जो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं उसको भी देखेंगे हम। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है। दूसरा दोस्तों आपको पढ़ना है एंगल बिटवीन टू सरफेस, जो कि आज के लेक्चर में हम दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, इन दोनों को। ठीक है। तीसरा दोस्तों आपको पढ़ना है टॉपिक कर्ल एंड डाइवर्जेंस। चौथा टॉपिक है दोस्तों वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। पांचवा है दोस्तों वो है लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। और छठवां टॉपिक है दोस्तों वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और सातवां है दोस्तों आपका ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। ठीक है। तो दोस्तों इतने टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करने होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे ये। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम ग्रेडियंट और एंगल बिटवीन टू सरफेस को देखेंगे, और जो इसके क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर के बारे में हम देखते हैं जो आपने क्लास 12th लेवल तक पढ़ा था। ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम ये समझते हैं कि ये वेक्टर क्या है। ठीक है। तो वैसे आप जानते हैं दोस्तों जो वेक्टर होता है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें दोस्तों डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो दोस्तों वेक्टर क्या चीज़ है हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, आपको बस समझना है यहाँ पर। ठीक है। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जैसे दोस्तों जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है, प्लस में दोस्तों उसमें डायरेक्शन भी होती है। ठीक, डायरेक्शन। ठीक है। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। अभी तक तो दोस्तों आपने इतना ही पढ़ा होगा कि वेक्टर उसे हम कहते हैं जिसमें हम मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके पास मान लीजिए एक वायर है दोस्तों, जिसमें आप देखना यहाँ पर दोस्तों 3 एम्पियर का करंट यहाँ बह रहा है। ठीक है। और आपने क्या किया, एक दूसरा वायर लाके इस यहाँ पर दोस्तों ऐड कर दिया। ठीक है। जो कि दोस्तों यहाँ पर थीटा एंगल पर है। ठीक। और आपको एक वायर इधर मिला आपके पास में। ठीक है। इसमें दोस्तों 2 एम्पियर का करंट बह रहा है। ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल करंट कितना होगा यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं दोस्तों 3 और 2 5, मतलब यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट दोस्तों यहाँ पर आगे मिलेगा आपको। ठीक है। तो दोस्तों आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन भी है यहाँ पर। ठीक है। और करंट का कुछ मैग्नीट्यूड भी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो ये क्या होना चाहिए, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन ये तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों वेक्टर में एक टर्म और आती है दोस्तों, वो क्या होती है वो मैं आपके लिए यहाँ समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप मार्केट गए हैं। ठीक है। और मार्केट से दोस्तों आप एक कद्दू लेकर आए। ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास एक कद्दू आ गया। ठीक है। इस कद्दू पर दोस्तों आपने क्या किया, एक यहाँ पर फोर्स लगाया आपने। ठीक है। मान लीजिए वो 3 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है।
और एक दूसरा फोर्स दोस्तों आपने यहाँ पर एक लगाया 2 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, जो कि यहाँ से थीटा एंगल पर है। तो मैं आपसे कहूँ दोस्तों इस पर टोटल फोर्स कितना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये नहीं कह सकते इस पर 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थीटा का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो थीटा का इम्पोर्टेंस है तो डायरेक्ट आप इनको ऐड नहीं कर सकते, और यहाँ पर दोस्तों थीटा का इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि ऐसी क्वांटिटी जहाँ पर हमें थीटा का इम्पोर्टेंस भी हो और डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो वो दोस्तों क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ थीटा का इम्पोर्टेंस है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि वेक्टर क्वांटिटी हम उसे कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, प्लस में दोस्तों वो क्वांटिटी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेक्टर एडिशन, ठीक। इस लॉ को दोस्तों आप जानते होंगे, ट्रायंगल लॉ को, सिंपल है, बेसिक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको बस ये समझना है कि एक वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन होती है, और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको वेक्टर समझ आ गया होगा, वेक्टर क्या चीज़ है। अब दोस्तों हम और टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं, जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद ही हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब दोस्तों आपको समझना है, क्या समझना है, जैसे हम मान लेते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर एक जो हमारे पास की जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम ड्रॉ करते हैं एक बार। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसको दोस्तों हम वाई एक्सिस मान लेते हैं और इसको हम जेड एक्सिस मानते हैं, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट है पी पॉइंट, ठीक है, ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं यहाँ पर ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हैं दोस्तों, ठीक। और इस ओरिजिन से दोस्तों ये जो पॉइंट है मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ये इस डिस्टेंस पर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप जानते हैं जो एक्स डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो होता है हमारा आई कैप, ठीक है। और इस डायरेक्शन में होता है वो होता है हमारा जे कैप, और जेड डायरेक्शन में जो होता है हमारा यूनिट वेक्टर दोस्तों वो होता है के कैप, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ दोस्तों जो ओपी वेक्टर है, इस ओपी वेक्टर को दोस्तों मैं आर वेक्टर नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ दोस्तों आर वेक्टर को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आर वेक्टर को दोस्तों रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो आप जानते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, पहले हम ए आई कैप लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, ए आई कैप, प्लस में उसके बाद बी जे कैप, ठीक है, प्लस में सी के कैप। तो दोस्तों वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये आपने पढ़ा था, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपसे कहूँ कि जो वेक्टर आर मतलब जो ओपी डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है दोस्तों, मतलब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना है दोस्तों, वो मैग्नीट्यूड आप जानते हैं दोस्तों वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। जो भी आई जे कैप के कोफिशिएंट हैं दोस्तों उनका हम स्क्वायर करके अंडर रूट लेते हैं। तो ये आपको दोस्तों वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि जो वेक्टर आर है इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप जानते हैं दोस्तों इसको हम आर कैप से लिखते हैं यूनिट वेक्टर को दोस्तों, वेक्टर आर, ठीक है। और डिवाइड में दोस्तों जो वेक्टर आर है इसका हमें मैग्नीट्यूड यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं, ठीक। दोस्तों ये यूनिट वेक्टर क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो यूनिट वेक्टर है हमारा ये आर कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एक बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वेक्टर के बारे में जो आपने क्लास 12 तक पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपने कुछ और टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी क्लास 12 लेवल में, उसको भी हम देखते हैं। देखिए ये है दोस्तों ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स, आप वेक्टर्स के बारे में जान गए। अब उन वेक्टर्स पर ऑपरेशन क्या क्या हो सकती थी दोस्तों, वो आपने पढ़ा था दोस्तों डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा आपने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है वो है ए वन आई कैप प्लस में ए टू जे कैप प्लस में ए थ्री के कैप, और वेक्टर बी है दोस्तों बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस में बी थ्री के कैप, ठीक है। तो दोस्तों इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को दोस्तों कैसे लिखते हैं हम, वो लिखते हैं हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, ए वन बी वन
प्लस में, और ये हो जाएगा दोस्तों A2 B2 प्लस में A3 B3। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम। ठीक है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, जो आई कैप है ना, उनको हटा देते हैं और A1 B1 डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपने क्रॉस प्रोडक्ट क्या पढ़ा था, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आपने क्या पढ़ा था, वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी, इसको दोस्तों कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ये होता है हमारा आई कैप जे कैप और फिर के कैप। ठीक है, और जो हमारा वेक्टर ए है उनके कोफिशिएंट रहेंगे जहाँ दोस्तों, वो हमारे रहेंगे A1, ठीक है, और फिर A2 और फिर A3। और दूसरा दोस्तों जो वेक्टर वी है उसके कोफिशिएंट हमारे B1 B2 और फिर B3। ठीक है, और फिर ये डिटर्मिनेंट। तो दोस्तों आपने क्रॉस प्रोडक्ट ये पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपने एक प्रॉपर्टीज और इसमें पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट के बारे में, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो होता है दोस्तों वेक्टर ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपने दोस्तों पढ़ा होगा इसमें। और इसी तरीके से दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट में आपने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था कि वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी, ठीक है, इजिकल टू होता है दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक, इनटू में साइन थीटा। ठीक है, ये दोस्तों आपने पढ़ा था दूसरा। तीसरा दोस्तों आपने इसमें एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि अगर हम दोस्तों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर रहे हैं या फिर दोस्तों हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कर रहे हैं, दोनों के दोनों दोस्तों सेम ही रहते हैं। ठीक है, चाहे ए डॉट बी करिए चाहे आप बी डॉट ए करिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। ठीक है, अगर मैं दोनों को उल्टा कर दूं दोस्तों, यहाँ से वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर ए, ठीक ऐसा कर दूं, तो दोस्तों ये डायरेक्ट बराबर नहीं होते हैं, इसमें एक माइनस साइन भी आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों जो आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, तो दोस्तों आपको केवल इतना मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब नया स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो है हमारा दोस्तों ग्रेडियंट। ठीक है, अब दोस्तों बिल्कुल आपको समझ आएगा क्या चलने वाला क्या नहीं चलने वाला है। ठीक, तो दोस्तों अगर हम बात करें ग्रेडियंट की, ठीक है, दोस्तों हम ग्रेडियंट की बात करने से पहले हमें दोस्तों दो से तीन मतलब तीन टर्मियोलॉजी और हैं, उनको आपको समझना होगा दोस्तों। वो टर्मियोलॉजी क्या है दोस्तों, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों। जैसे ये है, देखिए आप इसको देखना समझना पड़ेगा आपको कि स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा पहला। दूसरा आपको समझना पड़ेगा दोस्तों वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, और तीसरा दोस्तों आपको डेल क्या होता है या फिर इसे नेबुला से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो दोस्तों स्केलर पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कोई एक ऐसा फंक्शन दोस्तों, जैसे मान लेते हैं ये एक्स कोमा वाई कोमा जेड में कोई एक फंक्शन है। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो दोस्तों। जैसे हम मान लेते हैं दोस्तों ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का दोस्तों मान लेते हैं 2xy। ठीक है, इसमें दोस्तों आई ये कैप नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, सिंपल। ठीक है, तो दोस्तों जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा फंक्शन जिसमें दोस्तों डायरेक्शन हो। जैसे दोस्तों हम मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, और ये फंक्शन दोस्तों इस तरीके से लिखा है कि एक्स स्क्वायर आई कैप, ठीक है, और प्लस में वाई स्क्वायर जे कैप, और प्लस में दोस्तों है ये 2xy के कैप। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फंक्शन होगा ये हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा। ठीक, तो आप समझ गए दोस्तों स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ये डेल या फिर नेबुला क्या है दोस्तों। ठीक है, इसको दोस्तों हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, इसे हम डेल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इस सिंबल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल बोलते हैं इसे। ठीक है, अब ये डेल क्या है दोस्तों, जो डेल है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। डेल इजिकल टू होता है दोस्तों डेल अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, आई कैप, प्लस में डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप, ठीक है, प्लस में डेल अपॉन में डेल जेड के कैप। ठीक है, तो दोस्तों जो डेल है हमारा और या फिर नेबुला है, इसको दोस्तों हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम ग्रेडियंट की। ठीक है,
दोस्तों अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो देखिए ग्रेडियंट कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। जैसे अगर हम मान लें, देखिए हम यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है दोस्तों, लेट एफ इज ए स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन का मतलब जानते हैं दोस्तों आप, अभी आपने पढ़ा था। स्केलर फंक्शन का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें दोस्तों हमारा आई जे के कैप नहीं होता है, ठीक है, वो हमारा स्केलर फंक्शन होता है। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो एफ है हमारा एक स्केलर फंक्शन है, लेट हमने मान लिया। तो दोस्तों अगर हम इसका ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना चाहें तो ये क्या होगा दोस्तों, तो हम लिखेंगे यहाँ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ग्रेडियंट को बस केवल GRAD से लिखा जाता है दोस्तों, बस ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो ये ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका मल्टीप्लाई ऑफ डेल, ठीक है, और इनटू में एफ, ठीक है। तो मतलब जो हमारा एफ है ना, इसको दोस्तों बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल से, तो आपका ये ग्रेडियंट ऑफ एफ निकल आएगा, ठीक है। अब बात ये डेल क्या है दोस्तों, डेल आप जानते हैं वो क्या था दोस्तों, हमारा डेल था हमारा, यहाँ देखिए डेल हमारा ये था, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस में डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो इसको हम लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए डेल की जगह हम लिखेंगे दोस्तों डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप, ठीक है, प्लस में डेल अपॉन में डेल जेड के कैप, ठीक है। अब क्या करिए, इसमें एफ से दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में एफ है ना, तो सबसे दोस्तों मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ का, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास मिलेगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स आई कैप, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों आपके पास मिलेगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई इनटू में जे कैप प्लस में डेल एफ अपॉन में डेल जेड इनटू में के कैप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास क्या मिला, ये ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपल चीज बताऊं दोस्तों, मैं ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या है, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ है दोस्तों मतलब डेल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपल। मतलब किसी भी चीज का अगर ग्रेडियंट पूछा जाए तो सिंपल है, उसमें डेल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मतलब उसका डेल ले लीजिए, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कद्दू का ग्रेडियंट निकालिए, ठीक है, ये एक कद्दू दिया है, मैं आपसे कहूँ ग्रेडियंट ऑफ कद्दू निकालिए, तो सिंपल है दोस्तों, इसमें आप डेल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो होगा दोस्तों वो ग्रेडियंट ऑफ कद्दू हो जाएगा, ये सिंपल, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, ग्रेडियंट ऑफ कद्दू। तो अब बात करते हैं दोस्तों, जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है वो क्या यूज करता है, मतलब किस काम आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अगर हम यूज की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो अगर हम ग्रेडियंट के जो यूज है ना, उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो ग्रेडियंट का जो यूज होता है दोस्तों, तो वो होता है, हम करते हैं यूज टू फाइंड, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं यूज टू फाइंड आउट द सरफेस नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, सरफेस सरफेस नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। मतलब दोस्तों ग्रेडियंट का जो यूज है वो है हमारा सरफेस नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने में दोस्तों इसका यूज होता है, सिंपल। अब ये सरफेस नॉर्मल वेक्टर क्या है दोस्तों, जैसे दोस्तों हम मान लेते हैं हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है। तो मैंने कहा दोस्तों ये एक सरफेस है तो इसका एक कोई पॉइंट मान लेते हैं ये जो पॉइंट है दोस्तों x1 y1 और z1 है, ठीक है, ये पॉइंट है। तो दोस्तों अगर मैंने इस पॉइंट पर दोस्तों इस सरफेस का ग्रेडियंट ले लिया, तो ग्रेडियंट का मतलब है हमें दोस्तों इस पॉइंट पर नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, सरफेस नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। तो ये दोस्तों जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ, सिंपल, ठीक है। जिस पॉइंट पर आप मार रहे हैं वो ग्रेडियंट ऑफ एफ हो जाएगा। कितने डिग्री पर है ये दोस्तों, 90 डिग्री पर यहाँ से, ठीक है, नॉर्मल है ये, ठीक है, 90 डिग्री पर। तो दोस्तों आप सिंपल ये समझ गए कि ग्रेडियंट का यूज कहाँ होता है, सरफेस नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। ये है हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है एफ इजिकल टू एक्स बाई स्क्वायर प्लस में बाई जेड स्क्वायर देन फाइंड ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है, ठीक है। और हम जानते हैं दोस्तों ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है दोस्तों उसको आप लिख लीजिए। हमारे पास जो गिवन है एफ इजिकल टू वो है आपके पास एक्स बाई स्क्वायर प्लस में बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। क्या पूछा है दोस्तों, इसने ग्रेडियंट ऑफ एफ पूछा है, ठीक है।
तो यहाँ से हम लिखेंगे ग्रेडियंट ऑफ एफ इजिकल टू, हमने कहा दोस्तों जिसका अभी ग्रेडियंट पूछे तो सिंपल दोस्तों उसमें हम क्या करेंगे, डेल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका हम डेल ले लेंगे। डेल लेने का मतलब क्या है दोस्तों, तो दोस्तों सिंपल है दोस्तों, डेल का जो फॉर्मूला था वो हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों, ये वाला, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस में डेल अपॉन डेल जेड के कैप। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं दोस्तों। तो यहाँ बनेगा आपके पास में डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस में डेल अपॉन में डेल वाई इंटू में जे कैप, ठीक है, प्लस में डेल अपॉन में डेल जेड इंटू में के कैप, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई में क्या है, वो है फंक्शन ऑफ, ये वाला फंक्शन, वो फंक्शन है आपके पास में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में दोस्तों वाई जेड स्क्वायर, ये है दोस्तों। अब क्या करिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास मिलेगा डेल ऑफ डेल एक्स, और यहाँ पर रहेगा दोस्तों वो है आपके पास में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगा। N2 में दोस्तों आई कैप प्लस में डेल ऑफ डेल वाई, और यहाँ चलेगा दोस्तों ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ चल रहा है दोस्तों आपका एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई जेड स्क्वायर N2 में जे कैप, ठीक है, प्लस में दोस्तों क्या चलता है डेल अपॉन में डेल जेड, और यहाँ मल्टीप्लाई में दोस्तों एक्स वाई स्क्वायर और प्लस में वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, N2 में दोस्तों के कैप, ठीक है, ये चल रहा है। तो दोस्तों इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए एक्स का वन होगा तो यहाँ बाई स्क्वायर बचेगा और इसका हो जाएगा जीरो, तो यहाँ बचेगा आपके पास में बाई स्क्वायर आई कैप, ठीक है, प्लस में दोस्तों प्लस में डेल अपॉन डेल वाई, इसका बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों तो टू एक्स बाई बचेगा और यहाँ से जेड स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में चलेगा दोस्तों आपका जे कैप, ठीक है, प्लस में दोस्तों यहाँ से जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ तो जेड है नहीं तो इसका जीरो, यहाँ से मिलेगा आपके पास में टू बाई जेड, ठीक है, तो यहाँ मिलेगा आपके पास में टू बाई जेड इन टू में के कैप, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है, ठीक। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट एक्चुअल में क्या करता है दोस्तों, ये हमारा ग्रेडियंट है वो स्केलर फंक्शन को, ठीक है, क्या करता है दोस्तों, ये स्केलर फंक्शन को, ठीक है, स्केलर फंक्शन को ये दोस्तों चेंज करता है किस में, वेक्टर फंक्शन में दोस्तों, ये वेक्टर फंक्शन में चेंज कर देता है ये वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट दोस्तों क्या करता है, स्केलर फंक्शन से वेक्टर फंक्शन में कन्वर्ट करता है। देखिए यहाँ पर हमारा स्केलर फंक्शन था तो हमने डेल से मल्टीप्लाई करके ये किस में आ गया दोस्तों, ये हमारा वेक्टर फंक्शन में आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ फाई इज इक्वल टू है टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस में वाई जेड स्क्वायर देन फाइंड द सरफेस नॉर्मल वेक्टर एट द पॉइंट। अब देखिए इसने क्या बोला है दोस्तों, इसने बोला है हमारे पास सरफेस नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है इसको, ठीक है। अब देखिए सरफेस नॉर्मल वेक्टर क्या होता है दोस्तों, मैंने आपसे कहा था यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ग्रेडियंट का यूज कहाँ करते हैं हम, सरफेस नॉर्मल वेक्टर को ही फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों वो क्या पूछना चाह रहा है, ग्रेडियंट पूछना चाह रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसको हम एक बार लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन है वो है फाई इजिकल टू टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, प्लस में है दोस्तों आपके पास में बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, ये दोस्तों आपके पास गिवन है, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, सरफेस नॉर्मल वेक्टर, या फिर दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे ग्रेडियंट, या फिर हम क्या करेंगे दोस्तों इसे ग्रेडियंट पूछना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पूछना चाह रहा है, ठीक। तो दोस्तों सिंपल है दोस्तों, सरफेस नॉर्मल वेक्टर या फिर दोस्तों ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि सरफेस, ठीक है, सरफेस नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या होगा, सरफेस नॉर्मल वेक्टर सिंपल दोस्तों डेल से आपको मल्टीप्लाई करना है इनटू में किस में, फाइव में, ठीक है, डेल ऑफ फाइव। अब दोस्तों डेल ऑफ फाइव का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है देखिए सिंपल है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो दो दूनी चार इंटू एक्स, मतलब यहाँ से मिलेगा आपके पास में फोर एक्स बाई, एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो, ठीक है, और इसका जीरो हो जाएगा और यहाँ लगा देना आपको आई कैप, ठीक है, प्लस में
प्लस में दोस्तों आप क्या करिए, बाई के रिस्पेक्ट में करिए पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से आपको 2x² मिलेगा, प्लस में z² मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास में 2x², प्लस में दोस्तों आपको मिलेगा z²। ठीक है, और n2 में कर दिए j²। ठीक है, प्लस में दोस्तों आप क्या करिए, z के रिस्पेक्ट में करिए, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा दोस्तों 2/z। ठीक है, यहाँ से मिलेगा आपके पास में 2/z और n2 में k²। बस सिंपल, इस तरीके से काम करना है डायरेक्ट दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताऊं अब क्या करना है दोस्तों। इसने पूछा है किस पॉइंट पर, 211 पर पूछा है दोस्तों इसने। ठीक है, तो 211 क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो XYZ है ना, उसकी जगह 211 पर रख दीजिए। ठीक है, तो x की जगह दोस्तों 2 रखना है, y की जगह 1 रखना है। ठीक है, तो ये मिलेगा आपके पास में 4 इंटू में दोस्तों x की जगह हमें 2 रखना है, y की जगह कितना रखना है, 1 रखना है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका i²। ठीक है, प्लस में दोस्तों यहाँ से 2 इंटू में x की जगह दोस्तों 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 मिल जाएगा आपको। ठीक है, और प्लस में z की जगह दोस्तों 1 रखना है, तो यहाँ 1 रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इंटू में दोस्तों क्या चल रहा है यहाँ पर, इंटू में यहाँ चल रहा है j²। ठीक है, प्लस में दोस्तों 2 इंटू में y की जगह दोस्तों 1 रखना है और z की जगह दोस्तों कितना रखना है, 1 रखना है। अब दोस्तों बस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 i², प्लस में दोस्तों 4 दूनी 8 और एक ये 9 दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 9j², प्लस में दोस्तों यहाँ से मिलेगा 2k²। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास जी जो वेक्टर है दोस्तों, यही हमारा सरफेस नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक था एंगल बिटवीन टू सरफेस। ठीक है, टू सरफेस के बीच में दोस्तों क्या एंगल होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम मान लेते हैं हमारे पास दो सरफेस हैं, हम मान लेते हैं दोस्तों, लेट सपोज। ठीक है, दो सरफेस हैं हमारे पास एफ एंड जी। ठीक है, तो लेट एफ एंड जी आर टू सरफेस। ठीक है, टू सरफेस। ठीक है, टू सरफेस। अब दोस्तों हमारे पास दो सरफेस दिए गए हैं एफ और जी। ठीक है, और हमें निकालना है दोनों के बीच का एंगल। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सरफेस का दोस्तों हम नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा, सरफेस नॉर्मल वेक्टर। जब सरफेस नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, तब हम उनके बीच दोस्तों वो फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, वो लगा के और इसका हम एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सरफेस नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों सरफेस सरफेस नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, सरफेस नॉर्मल वेक्टर वेक्टर ऑफ एफ। ठीक है, तो एफ का दोस्तों सरफेस नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, वही है दोस्तों ग्रेडियंट। सरफेस नॉर्मल वेक्टर का मतलब दोस्तों ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब यहाँ डेल से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों इसमें एफ में। ठीक है, तो जो डेल एफ होगा दोस्तों, ये हमारा सरफेस नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या मिलेगा, सरफेस नॉर्मल वेक्टर वो मिलेगा डेल इंटू में एफ। अब दोस्तों हमें जी का भी सरफेस नॉर्मल वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे दोस्तों सरफेस सरफेस नॉर्मल नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो सरफेस नॉर्मल वेक्टर ऑफ जी। ठीक, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा दोस्तों डेल इंटू में जी, मतलब डेल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारा दोस्तों सरफेस नॉर्मल वेक्टर आ गया। अगर दोस्तों सरफेस नॉर्मल वेक्टर आ गए, ठीक है, तो इनके बीच में दोस्तों जो एंगल होगा वो क्या होगा, जैसे दोस्तों आपके पास में दो वेक्टर होते थे ए और फिर बी। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या आता था दोस्तों, वो आता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा आपको निकाल लेते थे। ठीक है, तो सिंपल दोस्तों यही यहाँ पर यूज करना है हमें। तो दो वेक्टर आ गए हमारे पास, दो सरफेस नॉर्मल वेक्टर। अब क्या करना है, इनका दोस्तों हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो डेल ऑफ एफ डॉट दोस्तों डेल ऑफ जी। ठीक है, सिंपल डेल ऑफ जी इजिकल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एफ। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इनटू में डेल ऑफ जी। ठीक है, इसका दोस्तों मैग्नीट्यूड। ठीक, इनटू में दोस्तों कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा दोस्तों। तो कॉस थीटा आपको क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपके पास में दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले दोस्तों, वो आ जाएगा आपके पास में डेल ऑफ एफ डॉट में डेल ऑफ जी। ठीक है, सिंपल। और डिवाइड में दोस्तों क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा डेल ऑफ
एफ का मैग्नीट्यूड और इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मल्टीप्लाई में दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ जी, ठीक है, डेल जी का ये मैग्नीट्यूड। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों यहाँ से थीटा आप निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं दोस्तों बात करूँ यहाँ से एक और, यहाँ पर एक वो है, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों सरफेस नॉर्मल वेक्टर तो आपने यहाँ निकाल लिया। अगर मैं बात करूँ यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर क्या हुआ दोस्तों, ठीक है, क्या पूछ रहा हूँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से एक, यहाँ पर एक स्टार पॉइंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना है। वो है दोस्तों यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, यूनिट सरफेस, यूनिट सरफेस, ठीक है, यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, ये दोस्तों क्या होगा, ठीक। जैसे दोस्तों आप जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे हमारे पास एक दोस्तों वेक्टर ए दिया है, ठीक है, इसका दोस्तों यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप जानते हैं दोस्तों वो होता है ए कैप, यूनिट वेक्टर को ए कैप से लिखते हैं। तो ये होता है दोस्तों वेक्टर ए, और वेक्टर ए का दोस्तों जो मैग्नीट्यूड है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप फॉर्मूला जानते हैं पहले से, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे दोस्तों, यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे पास मान लेते हैं कोई फंक्शन है दोस्तों एफ, ठीक है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सरफेस का दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले तो हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा, सरफेस नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो सरफेस नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, डेल एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो डेल एफ मिल गया आपके लिए दोस्तों ये सरफेस नॉर्मल वेक्टर। अगर सरफेस नॉर्मल वेक्टर मिल गया दोस्तों, तो आप दोस्तों यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं किससे, इसको हम एन कैप से लिखते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपके पास में डेल ऑफ एफ, जो वेक्टर है हमारे पास में डेल एफ वो, और उसके डिवाइड में दोस्तों डेल ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिंपल दोस्तों ये वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ से समझ गए होंगे, ये हमारे दोस्तों बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, पीछे के हिसाब से हमने इसको निकाला है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों हम करते हैं इस पर, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस। एक हमारे पास ये सरफेस दिया है और दूसरा सरफेस ये दिया है एट द पॉइंट ये वाला 2 - 1 2, ठीक। इस पॉइंट पर दोस्तों हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है दोस्तों दोनों सरफेस के बीच में। तो सबसे पहले जो दोनों सरफेस दिए हैं उसको हम एक बार लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और गिवन में जो गिवन है ना उसमें हम मान लेते हैं पहला जो सरफेस है उसको एफ मानते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का दोस्तों जेड स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 9, ये 9 है ना इसको इधर ले आएंगे हम, ठीक है। और दूसरा सरफेस हम मान लेते हैं दोस्तों वो जी है, ठीक है, और वो है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड और माइनस का 3, ठीक है। तो दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है एंगल, पूछ रहा है दोस्तों दोनों सरफेस के बीच में क्या होगा एंगल, ठीक है। तो देखिए एंगल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको दोनों सरफेस का दोस्तों आपको नॉर्मल सरफेस वेक्टर निकालना पड़ेगा, मतलब सरफेस नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो सरफेस नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं दोस्तों, वो निकालते हैं हम ग्रेडियंट से। ग्रेडियंट का मतलब दोस्तों डेल से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे हम, सरफेस, ठीक है, सरफेस नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, सरफेस नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। वो हो जाएगा दोस्तों किसका, हम सरफेस नॉर्मल वेक्टर ऑफ एफ, ठीक है, इसका वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल से मल्टीप्लाई कर दीजिए n2 में एफ कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, डेल से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है दोस्तों, पहले इसका x के रिस्पेक्ट में करिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो आपको मिलेगा यहाँ से दोस्तों 2x, ठीक है, और यहाँ लगा दीजिए आई कैप, ठीक है। प्लस में दोस्तों अब क्या करिए बाई के रिस्पेक्ट में करिए, तो आपको मिलेगा यहाँ से 2y, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा 2y और डायरेक्ट यहाँ जे लगा दिए, जे कैप। प्लस में दोस्तों क्या करिए, अब जेड के रिस्पेक्ट में करिए तो आपको 2z मिलेगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है, 2 इंटू में जेड इंटू में के, ठीक है। अब दोस्तों इसने पॉइंट दिया है हमारे पास, ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट को इसमें रखिए, तब आपको दोस्तों नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, इस पॉइंट पर पूछा है इसने, ठीक है। तो क्या करिए यहाँ पर जो भी x है दोस्तों उसकी जगह 2 रख दीजिए, तो 2 दूनी 4, मतलब यहाँ मिलेगा आपके पास में 4i कैप, ठीक है। प्लस में बाई की जगह दोस्तों माइनस रखना है, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस का 2j कैप, ठीक है, और z की जगह 2 रखना है, तो ये मिल जाएगा आपके पास में 4k कैप, ठीक है।
अब दोस्तों क्या करना है हमें, दूसरा जो हमारे पास जी सरफेस है ना, इसका हमें सरफेस नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि सरफेस, ठीक है, सरफेस नॉर्मल, ठीक है, सरफेस नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ऑफ जी। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है दोस्तों, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब डेल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, जी में। ठीक है, और इसको करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पहले तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आपको मिलेगा यहाँ से दोस्तों 2x, उसके बाद आई कैप लगा दीजिए आप, प्लस में बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2y, और फिर जे कैप लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस में आएगा दोस्तों 1, तो ये हो जाएगा केवल के कैप। ठीक है, तो आपके पास ये मिल गया दोस्तों। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट यहाँ रख दीजिए। तो x की जगह 2 जाएगा, 2 रखेंगे दोस्तों, तो आपको मिलेगा 4 आई कैप। ठीक है, और बाई की जगह माइनस रखेंगे तो ये माइनस का 2 जे कैप। ठीक है, और माइनस के कैप दोस्तों, तो यहाँ पर जेड तो है नहीं, तो सिंपल दोस्तों के कैप रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए आप जानते हैं दोस्तों क्या करते हैं हम, एंगल निकालने के लिए जो हमारे पास डेल एफ और डेल जी है ना, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि हमारे पास जो एंगल होता है, वो एंगल होगा हमारे पास में, वो हो जाएगा डेल एफ। ठीक है, जो हमारा डेल एफ है डॉट डेल जी। ठीक है, और ये होता है दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ। ठीक है, इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ डेल जी। ठीक है, इनटू में कॉस थीटा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल एफ डॉट डेल जी, मतलब ये डेल एफ और डेल जी है ना, इन दोनों का दोस्तों डॉट प्रोडक्ट होगा। तो आप डायरेक्ट देखिए क्या हो, कैसे करेंगे डॉट प्रोडक्ट दोस्तों हम, देखिए इसका हो जाएगा 4 × 4 दोस्तों, तो 4 × 16, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास में, ये मिलेगा आपके पास 16। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ पर, तो सिंपल है, देखिए 16 मिल गया। उसके बाद 2 से 2 हो जाएगा दोस्तों, तो ये प्लस का 4 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपके पास मिलेगा प्लस का 4। उसके बाद के का के से करेंगे दोस्तों, तो आपको पास मिलेगा माइनस का 4। ठीक है, तो ये मिला आपके पास में डॉट प्रोडक्ट इजिकल टू दोस्तों, आप क्या करिए, डेल एफ है ना, इसका दोस्तों मैग्नीट्यूड लेना है, डेल एफ का दोस्तों मैग्नीट्यूड, तो ये होता है अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखिए यहाँ से आपके पास मिलेगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, प्लस में -2 का स्क्वायर ये भी 4, प्लस में 4 का स्क्वायर ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में दोस्तों ये आ जाएगा आपके पास में इसका डेल जी का दोस्तों मैग्नीट्यूड, ये होगा आपके पास में 4 × 16, प्लस में दोस्तों 2 दूनी 4, और प्लस में 1 का तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, N2 में दोस्तों कॉस थीटा यहाँ चल ही रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास में कॉस थीटा इक्वल टू मिलेगा, देखिए 4 से 4 कैंसिल, ऊपर बचेगा 16 दोस्तों। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा दोस्तों, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, 36 का हो जाएगा 6 दोस्तों यहाँ पर नीचे। और यहाँ देखिए 16 और 4 20 और 21, तो यहाँ बचेगा दोस्तों 21 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पास मिल गया कॉस थीटा इक्वल टू। ठीक, तो यहाँ से आपके पास थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा आपके पास वो कॉस इनवर्स। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चंस करने हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, वो देखिए क्या है, ये है दोस्तों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्या फाइंड द यूनिट वेक्टर टू द सरफेस। एक हमारे पास सरफेस दिया है एट द पॉइंट ये। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास जो सरफेस दिया है, एक बार जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए क्या दिए यहाँ पर जो गिवन है उसको देखिए लिखिए। गिवन हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस को दोस्तों हम मान लेते हैं एफ है। ठीक है, ये दिया है आपके पास में x² प्लस में 2xz। ठीक है, और माइनस का 4। तो दोस्तों इसने हमसे पूछा है यूनिट वेक्टर पूछा है दोस्तों। ठीक है, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हमें दोस्तों, हमारे पास जो सरफेस है सबसे पहले तो इसका हमें दोस्तों सरफेस नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखिए सरफेस नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे दोस्तों यहाँ से, तो हम लिखेंगे दोस्तों सरफेस नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो सरफेस नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, सरफेस नॉर्मल वेक्टर ऑफ एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास में डेल इंटू में एफ। ठीक है, तो दोस्तों इसका डेल एफ कितना हो जाएगा, इसका जब हम डेल लेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करिए दोस्तों, तो आपके पास मिलेगा यहाँ से 2x/, ठीक है, इंटू में आई कैप, प्लस में दोस्तों बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से x² मिलेगा आपके पास में। ठीक है, तो x² इंटू में जे कैप, प्लस में दोस्तों जेड के रिस्पेक्ट में करिए, तो जेड के रिस्पेक्ट में दोस्तों 2x मिलेगा यहाँ से। ठीक है,
तो 2x इंटू में के कैप। अब दोस्तों क्या करना है हमें, ये जो पॉइंट पर भी लिखाना है तो इस पॉइंट को भी इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो x की जगह दोस्तों बर रखना है, y की जगह 2 रखना है और z की जगह बर रखना है। तो x की जगह दोस्तों क्या रखना है, बर रखना है। ठीक है, और y की जगह हमें 2 रखना है। तो ये 2 इंटू में 2 दोस्तों ये हो जाएगा 4 i कैप प्लस में एक्स स्क्वायर। दोस्तों x की जगह बर रखना है तो आपके पास केवल j कैप मिलेगा। ठीक है, प्लस में 2x, x की जगह बर रखना है तो आपको मिलेगा 2 इंटू में k कैप। तो ये जो आ गया दोस्तों वेक्टर आपके पास है वो है सरफेस नॉर्मल वेक्टर ऑफ एफ। ठीक है, डेल इंटू में एफ। अब इसने पूछा है दोस्तों यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब दोस्तों आप पीछे जानते थे पहले क्या होता था, जैसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है दोस्तों, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो सिंपल दोस्तों जो हमारे पास डेल एफ आया ना, इसको हमें ऐसा ही करना है। क्या करना है, यहाँ लिखेंगे हम यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में, इसको दोस्तों हम एन कैप से लिखते हैं यहाँ पर। और एन कैप इजिकल टू होता है हमारा जो डेल एफ आया है वो दोस्तों ऊपर डेल एफ। ठीक है, और डिवाइड में दोस्तों क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड दोस्तों। ठीक है, तो डेल एफ है ना, इसका मैग्नीट्यूड। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, डेल एफ तो आपके पास ये है 4 i कैप प्लस का जे कैप। तो यहाँ से हो जाएगा 4 i कैप प्लस का जे कैप और प्लस में दोस्तों 2 इंटू में के कैप। ठीक है, और डिवाइड में दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 16 और 4 20 और 1 मतलब 21 बनेगा दोस्तों ये। ठीक है, तो ये बनेगा दोस्तों आपके पास में। तो ये दोस्तों आपका फाइनल नॉर्मल यूनिट वेक्टर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज के इस लेक्चर में दोस्तों ग्रेडियंट को समझा। ठीक है, और दोस्तों हमने समझा कि एंगल बिटवीन टू सरफेस कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।